Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Storyland and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला. I am Umm Muhammad and today we are going to solve the exercise of poem Sunning from New Oxford Modern English Book 3 and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे के लिए आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. एंड इन केस ऑफ एनी कमेंट क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय निश यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. He said, My Lord, put my heart at peace for me and make my task easy for me and remove the knot from my tongue so that they may understand my speech. The first section of exercise is section A, understanding the poem. Question number 1 है हमारे पास, answer the following questions. मंदरजा झैल सवालात के जवाब दें. A question है, Why did the dog flap its ears? कुत्ते ने अपने कान क्यों फड़फड़ाए थे. बी क्वेश्चन है, वेयर डिड द डॉग स्क्रैच इटसेल्फ? कुत्ते ने अपने आप को कहाँ खुजाया था. स्क्रैच मीन हारिश करना, तो उसने कहाँ हारिश की थी. सी व्हाट डिड द डॉग ड्रीम अबाउट? और कुत्ता अपने ख्वाब में क्या देख रहा था. दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट. ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मुश्किल है. डिस्कस देम फर्स्ट, इनको पहले डिस्कस करें. डी है, व्हाई डू यू थिंक द डॉग ले डाउन इन द समर सन? आप क्या सोचते हैं कि वो गर्मियों की धूप में, गर्मियों के दिन थे जब और धूप थी गर्मियों की, तो उसमें क्यों लेटा हुआ था. ई विच वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द डॉग? 3 वर्ड्स हमें गिवन है, हॉट, एक्टिव एंड ड्रीमी. तो इनमें से तीनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड डॉग को ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है. एंड एफ इज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ओल्ड टॉक इन द पोएम एंड द पपी यू रेड अबाउट इन अ प्रीवियस पोएम. इससे पहले भी हम एक पोएम में एक पपी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो हमें क्या डिफरेंस नज़र आता है. सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. द डॉग फ्लैप्ड इट्स ईयर्स टू गेट रिड ऑफ अ फ्लाई. एक मक्खी से जान छुड़ाने के लिए उसने अपने कान फड़फड़ाए. द डॉग स्क्रैच इटसेल्फ ऑन अ स्पॉट दैट वाज इचिंग. उसने वहाँ हारिश की जहाँ उसको हारिश हो रही थी. सी द डॉग ड्रीम्ड अबाउट चेजिंग अ रैबिट. और कुत्ता एक खरगोश को पकड़ने के ख्वाब देख रहा था. डी टू रेस्ट, टू कीप वार्म, टू बिकॉज इट वॉज प्लेजेंट. उसने वहाँ पे आराम करने के लिए वो धूप में लेटा था और अपने आप को गर्म करने के लिए, और इस वजह से कि उसको वहाँ पर अच्छा लग रहा था. ई क्वेश्चन का आंसर तीनों वर्ड्स में से ड्रीमी बेस्ट आंसर है, जो उसको ठीक तरह से डिस्क्राइब कर रहा है. एफ है, वन इज़ ओल्ड एंड द अदर इज़ यंग. एक जिस कुत्ते के बारे में बात हो रही है वो बूढ़ा है और दूसरा जवान है या छोटा है. द ओल्ड वन वॉन्ट्स टू लाई डाउन. जो बूढ़ा है वो सोना पसंद करता है या लेटा रहता है. वेयर एज द पपी वॉज एक्टिव. जबकि जो पपी था वो बहुत एक्टिव था, बहुत चुस्त था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम. पोएम से एक लाइन ली गई है. ही व्हिम्पर्ड अ बिट. इस लाइन के बारे में क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं. 3 क्वेश्चन गिवन है, हमने आंसर करना है. ए है, हु व्हिम्पर्ड. व्हिम्पर किसने किया था. व्हाट डज व्हिम्पर मीन. और व्हिम्पर का मतलब क्या होता है इस वर्ड का. बी वाज देयर अ रीजन फॉर हिज व्हिम्परिंग. क्या उसके व्हिम्पर करने के लिए कोई वजह थी. सी व्हेन डिड दिस टेक प्लेस एंड वेयर. ये कब और कहाँ हुआ. ये सारा जो वाक़या है ये किस जगह पर हुआ. यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो द ओल्ड डॉग व्हिम्पर्ड. व्हिम्पर मीन्स टू क्राई सॉफ्टली. बहुत हल्की आवाज़ में रोने को व्हिम्पर बोलते हैं और ओल्ड डॉग ने व्हिम्परिंग की थी. बी है, नो देयर वाज नॉट. द ओल्ड डॉग व्हिम्पर्ड फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट. उसके व्हिम्पर करने की कोई वजह नहीं थी बल्कि उसने आदत से मजबूर होकर ऐसा किया था. सी है, दिस टुक प्लेस ऑन अ समर डे. ये गर्मियों के एक दिन में वाक़या पेश आया. व्हेन द डॉग ले ड्रीमिंग ऑन अ पोर्च. जब एक पोर्च में डे ड्रीमिंग कर रहा था या सोते में ख्वाब देख रहा था. The next question is question number 3. Find all the rhyming words in the poem. Do they form a pattern? अपने सारे जो rhyming words हैं उनको इस poem में से इकट्ठा कर लेना और देखना है कि क्या ये कोई पैटर्न बना रहे हैं. सबसे पहले हम rhyming words को देख लेते हैं. Sun, run, fly, eye, spot, hot, habit and rabbit, sun and run. और अगर हम इन वर्ड्स के जो rhyming पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो the first 2 lines and the last 2 lines rhyme.
देयर आर 3 अदर राइमिंग कपलेट्स इन द पोएम, यानी फर्स्ट और लास्ट आपस में राइम करे हैं और बाकी अलग अलग से कपल्स की फॉर्म में या पेयर्स की फॉर्म में हमारे पास 3 पोएम के अंदर कपल्स और हैं या 3 पेयर्स और हैं राइमिंग के. The next section of exercise is section B, working with words. Question number 1 है, with the help of a dictionary find the meanings of the following words. एक डिक्शनरी की हेल्प से या एक डिक्शनरी की मदद से आपने नीचे दिए गए वर्ड्स के मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले हम वर्ड्स को रीड कर लेते हैं. A whine, B whimper, C snivel, D sob, E whinge, F groan, G moan and H grumble. The first word is whine, to cry, to plead with a long high pitched sound, बहुत ऊंची आवाज में रोना. B है whimper, to make repeated weak sounds of cry, बहुत हल्की हल्की आवाज में रोना या सिसकियां लेना जिसको बोलते हैं. C है snivel, to sniff and whine tearfully in a self pitying way, इस अंदाज से रोना कि किसी को तरस आ जाए. एंड डी है sob, to draw and breathe while crying, रोते वक्त सांस अंदर की तरफ खींचना या इनहेल करना, मेकिंग गैस्पिंग साउंड और सिसकियों जैसी आवाज़ लेना. इसके लिए हम आहें भरने का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है whinge, टू कंप्लेन annoyingly और continuously about something. F groan, to make a long low cry expressing pain or misery. G moan, to complain about something especially unreasonably or needlessly. H grumble, to complain or mutter in a discontented way. The next question is question number 2. Use the following in sentences of your own. नीचे हमें phrases given हैं, इनको हमने अपने sentences में use करना है. A है as smooth as butter, B as quick as lightning, C as tough as leather and D as stiff as a post. The first sentence will be the engine runs as smooth as butter. It is wise to act as quick as lightning in any attack. When I make myself a steak, it's always as tough as leather. My back was as stiff as a post by sitting for a long time. The next question is question number 3. Look again at the similes above. ऊपर जो हमें similes given है उनको देखना है. Can you think of other ways to say the same thing? क्या आप एक ही चीज़ को किसी और तरह से भी कह सकते हैं? After you have done, जब आप इसको मुकम्मल कर ले, this exercise is मश्क को. Look at the poster about similes at the end of this book. इस बुक के एंड में एक पोस्टर गिवन है जिसमें similes के बारे में बताया गया. आपने उसको देखना है. एग्जाम्पल है हमारे पास मिसाल. As smooth as a baby's cheek, as quick as leopard, या इस टाइप की कोई भी और तेज़ चीज़ का नाम आप लिख सकते हैं. जैसे पहले lightning का नाम था तो हम चेंज भी कर सकते हैं इसको. The next question is question number 4. Try to put these in order of size from small to large. छोटे से बड़े की तरफ हमने इनको अरेंज करना है. दूसरे से कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा हमने लिखना है. यहाँ पर हमें वर्ड्स के 4 ग्रुप्स गिवन हैं. ए है palace, cottage, castle and house. B baby, boy, giant and man. C beetle, mosquito, frog and mouse. And last is D eagle, robin, owl and ostrich. और इन सभी ग्रुप्स में जो सबसे छोटी चीज़ है उसका नाम हमने सबसे पहले लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी. ए में हो जाएगा कॉटेज, हाउस, कासल एंड पैलेस. बी बेबी, बॉय, मैन एंड जायंट. सी मॉस्किटो, बीटल, फ्रॉग एंड माउस. एंड डी में हो जाएगा रॉबिन, आउल, ईगल एंड ऑस्ट्रिच. The next question is question number 5. Add an apostrophe to the words in the following only where one is needed. हमने apostrophe अप्लाई करना है लेकिन सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर उसकी ज़रूरत है. हर एस वाले वर्ड्स के साथ apostrophe नहीं होता. जिस तरह से अगर हम किसी वर्ड का प्लूरल लिख रहे हैं, आउल है तो आउल्स फर्स्ट लाइन में, इसमें हम apostrophe यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नंबर्स एक से ज़्यादा है, सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल में फॉर्म लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे apostrophe यूज़ नहीं होगा. बी है let's see इफ़ ही लेट्स अस इन. इसमें पहला जो लेट्स है उसमें अपॉस्ट्रोफी यूज़ होगा, सेकंड में नहीं होगा. ही साइंड द लेटर योर्स ट्रूली, इसमें ही और एस के दरमियान में अपॉस्ट्रोफी हम यूज़ करेंगे, लेकिन लास्ट में जो योर्स यूज़ हुआ है वहाँ पे नहीं होगा. इट्स नॉट, डी में है इट्स नॉट स्टैंडिंग अप, इट्स ऑन इट्स साइड, इसमें हम दोनों जगह ही अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे. और लास्ट है ई दैट हैड्स नॉट हर्स, इसमें जो हैड्स है उसमें अपॉस्ट्रोफी यूज़ होगा, हर्स में ऐसे है वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं होगा. और लास्ट में इट्स में भी हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे और योर्स में नहीं करेंगे. सभी सेंटेंसेस में अपॉस्ट्रोफी यूज़ करने के बाद हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे. ए में क्योंकि कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है. बी से ई तक जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे. The next section of exercise is section C, learning about language, ज़बान के बारे में सीखना. Look at the following sentences. नीचे दिए गए जुमलों को देखिए. The old dog lay in the summer sun. He flapped an ear. He winked a half opened sleepy eye. He scratched himself.
सेंटेंसेस लाइक दीज आर क्वेश्चंस। इस किस्म के सवालात को क्वेश्चंस कहा जाता है या सवालिया जुमले कहा जाता है। नोट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड। इसकी निशानी है कि इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क यूज़ हो रहा होता है, जिसको हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी दोनों सेंटेंसेस के एंड में यूज़ हो रहा है। व्हाट डिड द डॉग डू? इज दैट अ डॉग और अ टाइगर? नेक्स्ट है सेंटेंसेस लाइक दीज आर स्टेटमेंट्स। इस किस्म की जो सेंटेंसेस उनको हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जो वेटेड फॉर द रेन, द ट्रेन वाज लेट। सॉरी, फर्स्ट सेंटेंस में रेन नहीं ट्रेन है। जो वेटेड फॉर द ट्रेन। अब यहाँ पे एक बात बताई जा रही है तो इसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है सेंटेंसेस लाइक दीज आर एक्सक्लेमेशन। इस किस्म के सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। नोट द एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड। उनके एंड में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देख सकते हैं। व्हाट अ रेनी डे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज ओह व्हाट अ न्यूसेंस। सेंटेंसेस लाइक दीज आर कमेंट्स। अब जो हमें सेंटेंसेस दिए गए उनको हम अहकामिया जुमले या कमेंट्स बोलते हैं। गो टू बेड एट वंस, गिव मी सम स्वीट्स। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई हुक्म दिया जा रहा हो या किसी से कुछ करने को कहा जा रहा हो उनको हम कमेंट्स बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। से व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस दीज आर। हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है ए से लेके एच तक और आपने इनको पढ़ने के बाद बताना है कि ये कौन सी किस्म के जुमलों में शुमार होते हैं। ए है ओह व्हाट अ गुड गर्ल यू आर। B. It began to rain heavily. C. Are you a man or a mouse? D. Don't go near the fire. E. Go at once and bring some firewood. F. That man over there is my uncle. And G. What a wonderful day it has been. Last sentence है will you be able to climb it? अब हम इन सेंटेंसेस का एनालिसिस करके हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सक्लेमेशन, बी स्टेटमेंट, सी क्वेश्चन, डी कमेंट, ई इज अगेन कमेंट, एफ इज स्टेटमेंट, जी इज एक्सक्लेमेशन एंड एच इज अ क्वेश्चन। The next question is question number 2. Write 2 new sentences of each pattern in your notebook. हर पैटर्न के ऊपर हमने 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी 2 सेंटेंसेस कमेंट के होंगे, 2 स्टेटमेंट के, 2 एक्सक्लेमेटरी होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से सभी पैटर्न में से हमने 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे वो है स्टेटमेंट। ए आई एम अ गर्ल, बी दे आर गोइंग टू मार्केट। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है कमेंट की। ए ईट योर लंच, बी डू योर होमवर्क। इसके बाद हम क्वेश्चंस से रिलेटेड 2 सेंटेंसेस बनाएंगे। ए है वेयर आर यू गोइंग, बी इन विच क्लास डू यू रीड। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। वी won the match, and B, oh what a coincidence. The next section of exercise is section D, listening and speaking. सुनना और बोलना, reading with expression. Number 1, pick one of the poems that you have read in this book. इस बुक में आपने जितने भी पोइम्स पढ़े हैं उनमें से एक को चूज करना है। विद क्लास मेरे क्लास वालों के साथ डिस्कस हाउ टू रीड द पोएम अलाउड। आपने डिस्कस करना है कि आप इसको बुलंद आवाज़ में कैसे पढ़ेंगे। वेयर शुड यू पॉज और चेंज योर टोन। कहाँ पे आपने रुकना है और कहाँ पर अपनी टोन को चेंज करना है। कैन यू रिप्रोड्यूस इन स्पीच द पैटर्न्स ऑफ रिदम एंड स्ट्रेस दैट यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू थ्रू लिसनिंग टू द पोएम रीड अलाउड। इस पोएम को ऊंची आवाज़ में सुनने के बाद आपने जो भी सीखा, यानी कहाँ पर इसको स्ट्रेस करना है किन वर्ड्स को और कहाँ पर इसका रिदम कैसा है, इसको हम स्पीच की फॉर्म में लिखेंगे, इसके सारे पैटर्न्स को। यू और वन ऑफ योर क्लासमेट्स, आप या आप में आपके क्लास फेलो में से कोई एक शुड रीड आउट अ फ्यू लाइन्स ऑफ द पोएम लाउड। इस नज़म की कुछ लाइन्स को ऊंची आवाज़ में पढ़ेगा। टेक इन टर्न्स, बारी का इंतज़ार करें। टू रीड एंड लिसन, पढ़ने के लिए और सुनने के लिए। विद वन पर्सन एक्टिंग एज लीड, और कोई भी एक जो ग्रुप में से है वो लीड कर रहा होगा। डिस्कस विद योर पार्टनर एनी नॉन वर्बल क्यूज दैट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट द पोएम्स मैसेज। और जिस तरह से बच्चे किसी पोएम को सुनाते हैं तो अपने हैंड्स वगैरह को भी यूज़ करते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ कैन यू एक्सप्रेस इमोशंस सच एज एंगर, जॉय और सैडनेस नॉन वर्बली। और अगर कोई ऐसी चीज़ का जिक्र आ जाए जिसमें इमोशंस हों, जैसे गुस्सा या जॉय में लुत्फ़अंदोज़ होना या खुश होना या फिर सैडनेस, तो आपको इसको नॉन वर्बली यानी वर्ड्स को यूज़ ना करते हुए आप इसको सिर्फ एक्सप्रेशंस के थ्रू कैसे एक्सप्रेस करेंगे। कैन यू लर्न पार्ट्स ऑफ सम ऑफ द पोएम और ऑल द पोएम कम्प्लीटली। क्या आप इस पोएम के कुछ हिस्सों को या पूरी पोएम को याद कर सकते हैं। ट्राई टू राइट अ शॉर्ट सिंपल पोएम विद राइमिंग वर्ड्स। और इसके बाद आपने ये भी पोएम की प्रैक्टिस के बाद कोशिश करनी है कि आप छोटी सी और सिंपल बिल्कुल सादा से वर्ड्स को यूज़ करते हुए एक पोएम लिख सकें जिसमें राइमिंग वर्ड्स हों। और ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से कोशिश कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलके भी, क्योंकि आपने काफ़ी सारी पोएम्स इस बुक में पढ़ ली हैं। तो आप उस पैटर्न को फॉलो करते हुए एक शॉर्ट सी और सिंपल सी पोएम खुद से लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आंसर करने का मेरा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे एक पोएम अपने शौक़ से लिख के दी है उसने। और आप देख सकते हैं
कि ग्रामर या स्पेलिंग या वर्ड का मतलब मिस्टेक्स होगी, लेकिन आप खुद भी आपको ट्राई करना चाहिए, आप लोगों को भी, सब बच्चों को कोई एक मेन आइडिया लेके उससे रिलेटेड आप एक पोएम खुद से लिखने की कोशिश करें। इस पोएम को हम देख लेते हैं। द डार्क फॉरेस्ट बाय द रिवर, passing through it can be differ. The wild animals in the forest, greenery in the forest is best. If all trees are bare, there is no greenery and air. We should not cut the trees because they cause the cool breeze. We love forest, they are best. यानी हर लाइन के एंड में उनको राइमिंग करने की कोशिश की और एक पोएम जैसी एक फीलिंग या एक साउंड क्रिएट करने की कोशिश की है कि जैसे ये पोएम है। तो इस तरह से सब बच्चों को ट्राई करना चाहिए। प्रैक्टिस से ही आप लोग परफेक्ट बनोगे। कोई भी इंसान सब कुछ सीख के पैदा नहीं होता, वक्त के साथ साथ सीखते हैं और प्रैक्टिस से सीखते हैं। तो मिस्टेक्स करने के साथ साथ हम ग्रो भी कर रहे होते हैं, और जो लोग भी अपनी गलतियों से सीखते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। लिसन केयरफुली एंड से दीज वर्ड्स अलाउड। अपने गौर से सुनना है और इन वर्ड्स को ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। कैन यू थिंक वन मोर टू ऐड टू ईच लिस्ट। एक लिस्ट हमें गिवन है और उसमें कुछ वर्ड्स हैं और हमने और इसमें ऐड करना है एक वर्ड। अगर हम पिक्चर्स देखें तो हमें इसमें क्लू नज़र आ जाता है। लॉक, ब्लॉक, टॉक एंड क्लॉक, विश, स्प्लैश, डिश एंड फिश, डेस्क, आस्क, फ्लास्क एंड मास्क। तो इस तरह से इन तीनों ग्रुप्स में फर्स्ट में हम क्लॉक ऐड कर देंगे, सेकंड में फिश और सी में मास्क। द लास्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ई, कॉम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू डू एनीथिंग फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट। क्या आप कोई भी ऐसे काम है, कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आदत से मजबूर होकर करते हो। ए है, टॉक अबाउट इट इन क्लास, क्लास में इसके बारे में बात करें। बी, राइट अबाउट वन ऑफ योर हैबिट्स, और अपनी किसी एक आदत के बारे में आपने लिखना है या बात करनी है कि आपकी कौन सी आदत ऐसी है। बच्चों में बहुत सी हैबिट्स ऐसी होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं कुछ बुरी होती हैं। अगर हम डिस्कस करना शुरू करें, सम किड्स हैव नेल बाइटिंग हैबिट बट देयर आर मैनी गुड एंड ट्रिकी हैबिट्स चिल्ड्रन डू, और बहुत सी हैबिट्स बहुत अच्छी भी होती हैं, बहुत ट्रिकी भी होती हैं जो बच्चे कर रहे होते हैं। नंबर 1 पे है पेन स्पिनिंग, नंबर 2 मटरिंग एंड मम्बलिंग, नंबर 3 पे है फिलिंग कलर्स इन लेटर ओ इन बुक्स, नंबर 4 पे है शेकिंग फीट, या फिर नंबर 5 पे है डूडलिंग ऑन पिक्चर्स इन बुक। बुक के ऊपर जो आप कार्टून वगैरह बना देते हैं, किसी भी कैरेक्टर को उसके मूंछें लगा दी या इस तरह से। तो बहुत से बच्चों की यह आदत होती है कि वो उनको कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, आदत से मजबूर होकर ये काम कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। द वेदर इज़ लाइक इन ईच ऑफ द 4 सीजन्स, चारों सीजन्स में वेदर कैसा होता है। इन योर ओपिनियन, आपकी राय में, विच इज़ द बेस्ट सीज़न, कौन सा जो मौसम है सबसे अच्छा है। इज़ इट स्प्रिंग, क्या ये बहार है, समर गर्मियाँ हैं, ऑटम खज़ां है, और विंटर या फिर सर्दियाँ हैं। विद क्लासमेट, एक क्लास वालों के साथ थिंक, सोचें एंड डिस्कस 3 रीजन्स, और 3 वजूहात बताएं, 3 रीजन्स बताएं वाई द सीज़न यू हैव चोजन इज़ द बेस्ट, जो भी सीज़न आपने चूज़ किया वो बेस्ट क्यों है। देन राइट अ शॉर्ट पैसेज अबाउट इट, फिर इसके बारे में एक छोटा सा पैसेज लिखें। यूज़ अ फ्रेमवर्क बिलो, जो एक फ्रेमवर्क दिया है इसको आपने फॉलो करना है। बिफोर यू स्टार्ट, इससे पहले कि आप शुरू करें, टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क के बारे में बात करें। नोटिस हाउ द इटैलिसाइज्ड वर्ड हेल्प यू टू गिव योर ओपिनियन क्लियरली, और इटैलिसाइज्ड वर्ड जो लिखे हैं इनको हमने यूज़ करते हैं अपने ओपिनियन को क्लियरली दूसरे बंदे तक पहुँचाना है। माई ओपिनियन, आई थिंक दैट डैश इज़ द बेस्ट सीज़न, मेरे ख्याल में जो आपका फेवरेट सीज़न वो आपने ब्लैंक में फिल कर देना है। देयर आर 3 रीजन्स वाई आई हैव दिस ओपिनियन, और उसके बाद अपने 3 रीजन्स जो आपके हैं वो आपने बताने हैं कि आपका ओपिनियन इस सीज़न के बारे में ऐसा क्यों है या आप इसको बेस्ट क्यों समझते हैं। फर्स्ट में हम लिखेंगे रीज़न 1 फर्स्टली, रीज़न 2 सेकेंडली, रीज़न 3 थर्डली, और लास्ट में हमने कंक्लूजन देना है कि फाइनली इन कंक्लूजन डैश इज़ डेफिनेटली द बेस्ट सीज़न फॉर द रीज़न गिवन अबव। यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट है फ्लावर्स आर एवरीवेयर इन दिस सीज़न, क्योंकि मैंने स्प्रिंग को चूज़ किया था। सेकंड है टेम्परेचर इज़ मॉडरेट, नॉट वेरी कोल्ड, नॉट वेरी हॉट, एंड थर्ड रीज़न इज़ बेस्ट सीज़न टू गो फॉर अ पिकनिक और प्लानिंग अ पार्टी और ट्रिप, और लास्ट में हम कंक्लूजन में भी स्प्रिंग सीज़न ही ब्लैंक के अंदर फिल कर देंगे। So as the end of this lecture, hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.